प्रिय छात्रों, आज हम लोग इंटरमीडिएट कक्षा 12 के फर्स्ट लेसन ए गर्ल विद ए बास्केट का अध्ययन करेंगे। हमारे चैनल में आप सभी छात्रों का स्वागत है। द लेसन अ गर्ल विद ए बास्केट has been written by William C. Douglas. William C. Douglas was a judge of the Supreme Court of America, United States of America. William C. Douglas अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के एक महान न्यायाधीश थे। He visited many times the world. दुनिया का कई बार उन्होंने भ्रमण किया। He came to India too many times. कई बार वह भारत को भी आए थे। Here he saw the condition of the people and he began to love to India. यहाँ के लोगों की दशा को देखा और यहाँ के लोगों के व्यवहार को देख करके वह भारतीय लोगों से प्रेम करने लगे। Once he came in India in 1950. 1950 में एक बार वो भारत आए थे। And he traveled from New Delhi to रानीखेत। And what he saw in his journey, जो कुछ उन्होंने देखा अपनी उस यात्रा में उसका वर्णन किया है इस लेसन में। एंड ही वॉज मच अफेक्टेड बाई ए गर्ल हु मेट हिम इन ऑन ए प्लेटफार्म। प्लीज सी द लेसन टेस्ट। द राइटर सेज, लेखक कहता है, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयास। लेखक कहता है, मैं हिमालय पर्वत के लिए नई दिल्ली से रवाना हुआ। द राइटर सेज दैट ही स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम न्यू दिल्ली टू द हिमालयास। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत। मैं बरेली जा रहा था ट्रेन के द्वारा, देन बाई कार टू रानीखेत। The writer was traveling from New Delhi to Ranikhet. He had to go to Bareilly by train, and after that he had to travel by car to Ranikhet. उसको बरेली तक ट्रेन की यात्रा करनी थी। उसके बाद रेलवे लाइन ना रही होगी उस समय, तो आगे कार से रानीखेत तक जाना था। एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, और ये रानीखेत जो था एक पुराना ब्रिटिश सरकार का सैनिक छावनी था, पहाड़ी पर स्थित सैनिक छावनी था। हिल स्टेशन लोकेटेड मैंने सिचुएटेड, स्थित था। लोकेटेड मैंने स्थित था, सिचुएटेड ऑन 6000 फुट रिज अपोजिट। ये 6000 फुट की एक पर्वत श्रृंखला पर स्थित था। रानीखेत जो ब्रिटिश स्टेशन था और ब्रिटिश सेना का पहाड़ी छावनी भी था, एक 6000 फुट की पर्वत श्रृंखला पर स्थित था। इसकी दूसरी ओर, इस पर्वत श्रृंखला की दूसरी ओर हिमालय पर्वत था जो 120 मील की दूरी तक फैला हुआ था। एंड इट वाज आल्सो स्नो कवर्ड, और हिमालय पर्वत बर्फ से ढका भी हुआ था। स्नो कवर्ड बर्फ से ढका हुआ, कवर्ड विद स्नो। हिमालय पर्वत वाज कवर्ड विद स्नो and it was spread 120 mile opposite from the रानीखेत। रानीखेत से विपरीत दिशा में जो है 120 मील तक फैले हुए बर्फ से ढके हुए हिमालय पर्वत था। द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन धीरे धीरे चल रही। द ट्रेन वाज स्लो, द ट्रेन वाज मूविंग स्लोली। ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस,
और ये ट्रेन जो है स्टेशन रास्ते में पड़ने वाले प्रत्येक स्टेशन पर स्टॉप करती थी, रुकती थी। सपोज इट वॉज पैसेंजर ट्रेन, कल्पना कर सकते हैं एक पैसेंजर ट्रेन रही होगी। सो इट स्टॉप्ड एट एवरी स्टेशन इन द वे, इसलिए वो इस रास्ते में पड़ने वाले प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप प्रत्येक स्टेशन पर, एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को जोर लगा के खोलता था। स्विंग ओपन जोर लगा खींचना खोलना, क्योंकि ट्रेन के डिब्बे को खोलने के लिए ताकत लगानी पड़ती है। तो द राइटर सेज हियर एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने डिब्बे के डोर को दरवाजे को जोर लगा खींचता था प्रत्येक स्टॉप पे, प्रत्येक स्टेशन पर। एंड वॉक द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म पर टहलता था, प्लेटफार्म पर चलता था, टहलता था। द प्लेटफार्म्स वर पैक्ड विद पीपुल, प्लेटफार्म लोगों से भरे होते थे। सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स माने सैनिक, मर्चेंट्स माने व्यापारी, प्रेस माने पुजारी या पंडित, पोर्टर्स माने कुली, बेकर्स माने भिखारी, हाकर्स माने सामान बेचने वाले। लेखक कहता है कि प्लेटफार्म लोगों से भरे होते थे। उन लोगों में बहुत से सिख, मुसलमान, हिंदू, सैनिक, व्यापारी, पुजारी, कुली, भीख मांगने वाले और सामान बेचने वाले थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, लगभग हर व्यक्ति नंगे पैर होता था। बेयरफुट माने नंगे पैर। विदाउट स्लीपर्स आर शूज, देयर वर नो स्लीपर्स एंड शूज इन दियर फीट, उनके पैरों में जूते चप्पल नहीं होते थे। एंड डस्ट इन लूज वाइट गारमेंट्स, और वह ढीले, लूज में ढीले, वाइट में सफ़ेद गारमेंट्स, पोशाक पहने रहते थे। द पीपुल हु वर ऑन द प्लेटफार्म्स दे वर वियरिंग द लूज वाइट गारमेंट्स, वे पहने रहते थे ढीले ढाले जो है सफ़ेद पोशाक पहने रहते थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपुल, मैंने कम से कम 3 लोगों से बातचीत किया, 3 लोगों से पूछा। आई वुड आस्क एट लीस्ट कम से कम 3 पीपल, 3 लोगों से। बिफोर आई कुड फाइंड वन, तब जाकर के मुझे एक आदमी मिला। हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोल लेता था। बिकॉज द राइटर नो ओनली स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड द पीपुल ऑफ इंडिया डज नॉट नो इंग्लिश। मैनी पीपल ऑफ इंडिया डज नॉट नो इंग्लिश दैट टाइम, बहुत से लोग जो समय अंग्रेजी नहीं जानते थे, बात नहीं कर सकते थे। इसलिए राइटर को कम से कम 3 लोगों से बातचीत करनी पड़ा, तब उसको एक आदमी मिला जो कि अंग्रेजी में बात कर सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हमने दुनिया के, विश्व के मामलों में बातचीत किया। अफेयर्स में मामले, मैटर्स। द राइटर टॉक्ड अबाउट वर्ल्ड अफेयर्स टू द मैन हु मेट हिम आफ्टर मैनी एफर्ट्स, काफ़ी प्रयास के बाद जो है जब उसको आदमी मिल गया जो अंग्रेजी बोल लेता था, उससे लेकर बात शुरू किया। पहले तो दुनिया के जो मैटर थे उस समय, विश्व के जो मामले थे उस पर बातचीत किया। एंड एवरी मेजर टॉपिक्स ऑफ द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, और जो उस दिन के समाचार थे, उस दिन जो समाचार पेपरों में छपे हुए थे, उनके प्रत्येक टॉपिक पर बात किया। इन दिस वे, इस प्रकार से आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, इस प्रकार से मैं राष्ट्र की भावना को जानने का प्रयास कर रहा था। इन दिस वे माने इस प्रकार से, आई वॉज ट्राइंग, मैं प्रयास कर रहा था। टू गेट ए फील ऑफ द पल्स, टू गेट ए फील ऑफ द पल्स, ये ईडियम्स, ये मुहावरा है। इसका अर्थ होता है नब्ज टटोलना या किसी की भावना को जानना। किसकी भावना को? राष्ट्र की भावना की, अर्थात हमारे राष्ट्र के, भारत के लोगों की क्या भावनाएं हैं, ये जानना चाहता था राइटर। द राइटर वॉज ट्राइंग टू नो द फीलिंग्स ऑफ द इंडियन पीपुल बाई टॉकिंग टू देम, उनसे बातचीत करके भारत के लोगों की भावनाएं जानना चाहता था। चेकिंग ओपिनियन, और ये जानना चाहता था उनका क्या अभिप्राय है, क्या मत है।
अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स, अधिकारियों के प्रति एटीट्यूड्स एटीट्यूड धारणा विचार, एंड रिपोर्ट्स, और जो सूचनाएं हैं उस दिन की पेपर में जो सूचनाएं छपी हुई हैं उनके प्रति, और जो अधिकारी यहाँ के हैं उनके प्रति लोगों की क्या मत है, क्या अभिप्राय है, क्या ओपिनियन है, ये जानना चाहता था। नेक्स्ट पैराग्राफ, द रोड ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। द रूट माने रास्ता, ले थ्रो वन ऑफ होकर जाता था, ये रास्ता जो था ये रास्ता होकर जाता था, किससे होकर जाता था? द रूट ले थ्रो वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ द इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। भारत के एक सबसे धनी प्रदेश, उपजाऊ प्रदेश, कृषि क्षेत्र के उपजाऊ क्षेत्र से होकर जाता था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट, सबसे धनी क्षेत्र अर्थात उपजाऊ जहाँ तात्पर्य है, ऑफ इंडियाज माने भारत के, एग्रीकल्चरल माने कृषि या खेती संबंधी क्षेत्र से होकर के, ये रास्ता जो है भारत के सबसे उपजाऊ, खेती के लिए सबसे उपजाऊ क्षेत्र से होकर के जाता था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, ये गंगा नदी के ऊपर का मैदान था, गंगा नदी के ऊपर ही का मैदान था, ऊपर का मैदान था। दिस वाज द प्लेन, ये मैदान था अर्थात खेती का मैदान था, ऑफ द अपर गंगा रिवर, गंगा नदी के ऊपर का मैदान था। 1000 फीट एबव सी लेवल, समुद्री धरातल से, समुद्र तल से जो है हजारों फीट की ऊंचाई पर स्थित था। बट ट्रॉपिकल, लेकिन ये गर्म क्षेत्र था। ट्रॉपिकल में उष्णकटिबंधीय, उष्ण क्षेत्र, गर्म क्षेत्र, लेकिन ये जो है गर्म क्षेत्र था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा का पानी उस समय भूरे कलर का मटमैला दिखाई पड़ रहा था। स्वालन विद फ्लड वाटर्स, जो उस समय बाढ़ के पानी से गंगा जो फैली हुई थी, बाढ़ के पानी से गंगा नदी उस समय फैली हुई थी, अर्थात उसमें बाढ़ आई हुई थी, और उसका जो गंगा का जल था, जो है पानी था, वो ब्राउन कलर का मटमैला दिखाई पड़ रहा था। इट्स ओवरफ्लो, ये फैल गया था। इनअंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, हजारों एकड़ की चावल की भूमि पर फैल गया था। ये जो है ये जल, गंगा का पानी जो है हजारों मील, हजारों एकड़ चावल की भूमि पर फैल गया था, अर्थात वहाँ चावल की फसल लगी हुई थी, ऊपर बाढ़ आकर के चावल फसल डूब गई थी। टू द नॉर्थवर्ड जंगल्स, और यहाँ से, यहाँ के उत्तर में जहाँ से रोड जा रहा है, एक तरफ जो गंगा नदी थी, गंगा नदी मैदान था, गंगा नदी थी जहाँ पर बाढ़ आई हुई थी, और टू द नॉर्थवर्ड, और उत्तर की ओर जो है जंगल्स थी। ग्रेट एक्सपांसेस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैन सेट, और ये जंगल जो है उनमें घास लगी हुई थी, जंगल में इतनी ऊंची, मनुष्य आदमी के सिर से ऊंचाई तक की घास थी, अर्थात जो घास लगी 5-6 फुट ऊंची घास थी वो। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर अन ऑकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, और ये घास हर जगह दिखाई पड़ती थी। हैंड अनब्रोकन एक्सेप्ट, हर जगह जो है ये घास का मैदान था, घास जो दिखाई पड़ती थी ये बहुत दूर से दिखाई पड़ती थी। एक्सेप्ट फॉर एन ऑकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, कहीं कहीं पर जो है पेड़ों की झुरमुट दिखाई पड़ते थे, केवल कहीं कहीं पर पेड़ों की झुरमुट थी, बाकी हर जगह जो है ये घासी घास दिखाई पड़ती थी। घास मनुष्य के सिर से ऊंची घास थी। द होम्स ऑफ टाइगर्स, और इन जंगलों में, ये जंगल टाइगर्स के घर थे। द होम ऑफ टाइगर्स, टाइगर्स के घर थे, अर्थात इन जंगलों में टाइगर रहते थे, एलिफेंट्स हाथी रहते थे, अजगर रहते थे, एंड कोबराज, और इनमें कोबराज बने काला नाग पाया जाता था। अर्थात ये इन जंगलों में बड़े बड़े विशाल विशाल जानवर रहते थे, उसमें टाइगर भी होते थे, हाथी भी होते थे, पायथन भी होते थे, और कोबराज भी होते थे। एवरीवेयर इल्ज दियर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, प्रत्येक जगह पर जो है हॉरिजन में क्षितिज होता है, जमीन जो है समतल क्षितिज तक दिखाई पड़ती थी, अर्थात क्षितिज सामने देखने से एकदम समतल जमीन दिखाई पड़ती है, क्षितिज की ओर जाती हुई दिखाई पड़ती थी। बट डाटेड, लेकिन कहीं कहीं पर डाटेड में बिखरे होते थे। हियर एंड दियर बाय द सेक्रेड बनियान टी,
कहीं कहीं पर जो है बरगद के पवित्र, सैक्रेड में पवित्र होता है, पावन, होली मन पावन पवित्र, पायस मन पवित्र, PIOUS पायस, HOLY होली मन पवित्र, और सैक्रेड में पवित्र बनियान टी। कहीं कहीं पर जो है केवल बरगद के पेड़ दिखाई पड़ते थे। आर बाई द रो बाई रोज ऑफ पाकर टीज, या पाकर पेड़ के कतारें दिखाई पड़ती थी। रोज मैंने कतारें या लाइनें, पंक्तियाँ, पाकर टीज, पकरिया के पेड़ की, पकरिया के पेड़ होता ना, देखा हो गांव में, तो पाकर के कहीं कहीं पाकर के पेड़ की कतारें थी, और कहीं कहीं पर जो है केवल बरगद के पेड़, पवित्र बरगद के पेड़ बिखरे हुए दिखाई पड़ते थे। बाकी हर जगह पर एवरीवेयर देयर वर ग्रास एंड लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, और हॉरिजन और क्षितिज तक जो है मैदान दिखाई पड़ता था, जंगल का मैदान, घास का मैदान दिखाई पड़ता था। पाकर टी शेप्ड लाइक इल्म्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड टंग्स। पाकर का पेड़ जो होता था उसकी शेप्ड लाइक इल्म्स, वो इल्म के पेड़ के समान आकार वाला होता था, बहुत भयंकर बड़ा आकार का होता था। एंड होते थे, एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड टंग्स, और उनका तना मोटा होता था और ऐंठा हुआ होता था। उनका तना मोटा हुआ और ऐंठा हुआ होता था पाकर पेड़ का। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। दक्षिण पश्चिम की ओर से हवा बह रही थी। कैसी हवा? हॉट एंड ह्यूमिड, गर्म और तर, गर्म और नम कह लीजिए। दक्षिण पश्चिम की ओर से गर्म और आर्द्रता ली हुई हवा बह रही थी। ह्यूमिड में आर्द्रता होता है, या नम कह लीजिए। मंकीस, बंदर, सम ऑफ देम मदर्स, कुछ उसमें माँ बंदर थी अर्थात बंदरिया थी। विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम, जिनसे उनके बच्चे चिपके रहते थे। मंकी थे वहाँ पर बहुत से, देयर वर मेनी मंकीज एंड सम ऑफ देम वर मदर मंकीज, उनमें बहुत से बंदर थे और कुछ मदर मंकीज थी, बंदरिया थी। एंड द बेबीज वर क्लिंगिंग टू द मदर मंकीज, और उनके बच्चे जो थे उनसे चिपके रहते थे, नीचे उनके सीने से चिपके रहते थे, दिखाई पड़ते, क्लिंग चिपके हुए, इम्ब्रेसिंग, हगिंग कह लीजिए। तो उनके बंदर के जो बच्चे थे वह बंदरिया से चिपके रहते थे। एंड राइडिंग अंडरनीथ, इधर उधर जा रहे थे। स्वंग ऑफ टीज एट द स्टेशंस, और स्टेशन पर जो है पेड़ों पर झूल रहे थे, स्टेशन पर पेड़ों पर झूल रहे थे। लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश कर रहे थे। लुक फॉर में तलाश करना है, फ्रेजल वर्ब है, लुक फॉर माने तलाश करना। द मंकीज वर लुकिंग फॉर फूड ऑन द स्टेशन एट द प्लेटफार्म, प्लेटफार्म पर, स्टेशन पर जो बंदर वे भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। द विलेजेस वी पास्ट, जिन गाँव से होकर के हम निकले। हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर एंड काउ डंग, उनके घरों की दीवारें मड माने मिट्टी से बनी हुई थी, जिसमें पानी और गोबर को मिला करके मिट्टी से बने होते थे। जो घर देखा राइटर ने, द राइटर सा मेनी होम्स इन द विलेजेस एंड दीज होम्स वर मेड ऑफ मड मिक्स्ड वाटर एंड काउ डंग, ये घर जो हैं मिट्टी, पानी और गोबर से मिलाकर बनाए गए थे। देयर पीक्ड रूफ्स वर थेस्ट, उनके नुकीले छतों पर छप्पर होते थे। पीक में नुकीले कह लीजिए, रूफ्स माने छतों पर, थैड में छप्पर होते, थैड में छप्पर होता है, तो उनके नुकीले छतों पर छप्पर छाए हुए थे। और छप्पर कैसे बनाए जाते थे? बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बैम्बो पोल्स, बांस के पोल पर घास के बंडल बांध करके जो है स्टेट्स एक्रॉस द राफ्टर्स, और राफ्टर्स माने बल्लियों के ऊपर जो है वो घास छाई रहती थी, अर्थात बल्लियों के ऊपर जो है बांस के सहारे बल्लियां रखी जाती थी, और उन बल्लियों के ऊपर जो है घास के बंडल बंधे रहते थे। इस प्रकार से छप्पर बनाए जाते थे। दैट डे, उन दिनों, द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रो ओवर देम वर इन ब्लूम, जो कद्दू की बेलें फैली होती थी, पम्पकिन वाइन्स में कद्दू की बेलें, लताएं, दैट ग्रू ओवर देम वर इन ब्लूम, दीज पम्पकिन वाइन्स वर ब्लूमिंग दैट डेज, उन दिनों, दोज डेज, उन दिनों जो पम्पकिन वाइन्स थी उनमें फल फूल लगे हुए थे। ग्रू ओवर देम इन ब्लूम माने वह भूरे दिखाई देते थे और उनमें फल फूल लगे हुए थे। ट्रेलिंग स्टिक्स ऑफ पिलो ओवर द डेव वॉल्स, उन गंदी दीवालों के ऊपर जो है पीले कलर के लटकते हुए दिखाई, धारी जैसे दिखाई पड़ते थे,
जो कद्दू की बेलें थे जो है उसमें उनमें फल फूल लगे हुए थे, भूरे कलर दिखाई पड़ते थे उन छप्परों पर। और टेलिंग स्टिक्स ऑफ इलो ओवर डेव वाल, डेवल भद्दी दीवारों पर, अर्थात भद्दी या बहुत कम अच्छी दीवारों पर उनकी धारियाँ पीले कलर की उन पैम्पकिन वाइन्स की दिखाई पड़ती थी। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वर इंटरप्टेड। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग, मेरी बातचीत करने की दिनचर्या, विद द पीपुल, लोगों से, वर इंटरप्टेड, में बाधित हो गई। एट वन स्टेशन व्हेन द राइटर गॉट डाउन एट द प्लेटफार्म एंड बिगैन टू टॉक टू द पीपुल। एक स्टेशन पर जब लेखक उतरा और लोगों से बातचीत करने लगा, ही वॉज डिस्टर्ब इन टॉकिंग, उसका डिस्टर्ब हो गया, बातचीत करने में बाधा पड़ी। कैसे बाधा पड़ी? एज सून एज आई लाइटेड, ज्यों ही मैं उतरा, एज सून एज आई लाइटेड, कामा अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी, एक छोटे बच्चों का समूह उसके चारों ओर घेर लिया उसको। एज सून एज, ज्यों ही, एज सून ज्यों ही, एज सून एज आई लाइटेड, ज्यों ही मैं उतरा, एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों का एक समूह, गैदर्ड मन इकट्ठा हो गया, अराउंड मी मन मेरे चारों ओर। क्यों बाधा पड़ी थी? क्योंकि जब लेखक स्टेशन पर उतरा, व्हेन द राइटर गॉट डाउन एट द वन प्लेटफार्म, ए लाइटर में गॉट डाउन, गेट डाउन होता है ना, ए लाइटर होता है ना। एज सून एज, ज्यों ही लेखक के स्टेशन पर उतरा, बच्चों के एक समूह ने उसको चारों ओर से घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, दीज चिल्ड्रन वर सेलिंग बास्केट्स, वे बच्चे टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड ओवन, हाथ से बुनी हुई टोकरियाँ, हैंड ओवन में हाथ से बुनी हुई टोकरियाँ बेच रहे थे। रीड बास्केट्स, नरकुल सरकंडे की टोकरियाँ थी। विद सिंपल डिजाइंस एंड पैटर्न, जिनकी डिजाइन बहुत साधारण थी और उनका पैटर्न्स भी बहुत आसान था। द राइटर सेज हियर दैट व्हेन द पीपुल गैदर्ड अराउंड हिम ही सा, जब बच्चों के समूह ने उनको घेर लिया, उसने देखा कि दीज चिल्ड्रन वर सेलिंग बास्केट्स एंड दीज बास्केट्स वर मेड ऑफ हैंड एंड मेड ऑफ रीड एंड दीज बास्केट कंटेन सिंपल डिजाइंस एंड पैटर्न्स। ये बच्चे जो है जो टोकरी बेच रहे थे, हाथ की बनी हुई थी, सरकंडे बनी हुई थी और उनकी डिजाइन और पैटर्न बहुत साधारण था। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वह टोकरी को ऊपर उठाते थे, आवाज़ करते थे, शाउटिंग वर्ड्स, आवाज़ करते थे मुझसे, अर्थात बेचने के लिए आवाज़ करते थे, टोकरी ले लो, ऐसी आवाज़ करते रहेंगे। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई शाउटिंग वर्ड्स, द चिल्ड्रन वर सेलिंग देयर बास्केट्स आफ्टर शाउटिंग द वर्ड्स, अपने मुझसे शब्द निकाल करके उन टोकरे बेच रहे थे, ऊंचे उठा रहे थे। दे हेल्ड मैंने ऊपर उठाते थे, द बास्केट हाई को, बास्केट को हाई उठाते थे, ऊंचे उठाते थे। एंड स्पीकिंग द वर्ड्स फ्रॉम दियर माउथ, अपने मुँह से शब्द बोलते थे। आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली दियर डिजायर, द राइटर डिड नॉट नो इंडियन लैंग्वेज आर डायलेक्ट, भारतीय भाषा नहीं जानता था लेखक जो है, बट ही न्यू वेल दैट व्हाट दे वांट, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था वो चाहते क्या हैं। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था कि लेखक बच्चे क्या कह रहे हैं, बट कन्वेइंग, लेकिन समझ रहा था, अनमिस्टेकेबली, मैंने स्पष्ट रूप से बिना गलती के, दियर डिजायर, उनकी इच्छा क्या है, उन बच्चों की क्या इच्छा है, मैं अच्छी तरह जान रहा था। यद्यपि मुझे भाषा नहीं समझ रहा था, लेखक जो है कह रहा है कि मैं उनकी भाषा नहीं समझ, लेकिन वो बच्चे क्या चाहते हैं मैं अच्छी तरह से समझ रहा था। डिजायर में इच्छा होता है। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, नाउ द राइटर टेल्स अबाउट द रिफ्यूजी, अबाउट द चिल्ड्रन हु गैदर्ड अराउंड हिम। अब लेखक बच्चों के बारे में बताता कौन थे जो उसके चारों इकट्ठा हो गए थे। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे, अर्थात शरणार्थियों के बच्चे थे। रिफ्यूज मैंने शरण होता है, टेक रिफ्यूज शरण लेना, रिफ्यूज में शरणार्थी। कैसे शरणार्थी थे? व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वर वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा घोषित किया गया था, बंटवारे का निर्णय किया गया था। व्हेन आवर कंट्री बिकेम फ्री 1947 एंड देयर वाज पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो इंडिया और पाकिस्तान बंटवारा हुआ था, डिक्री में निर्णय किया गया, घोषणा किया गया। hundreds of thousands of people pulled up their roots, सैकड़ों हजारों लोगों को अपने घर द्वार छोड़ने पड़े। पुल्ड अप दियर रूट्स, बने अपने घर द्वार छोड़ने पड़े।
घर द्वार छोड़ करके भागना पड़ा। पुल्ड अप दियर मुहावरा है अपने आवास मूल रूप से छोड़ देना, हमेशा हमेशा भी छोड़ देना। रूट्स में जड़ होता है, पुल्ड अप दियर इट्स मुहावरा है, इडियम्स है, इट्स मीन लेफ्ट दियर होम फॉर एवर, हमेशा के लिए अपना मकान आवास छोड़ देना। एंड चेंज दियर रेसिडेंसेस, उन्हें अपने आवास बदलने पड़े, चेंज में बदलना पड़ा, बदलते थे। दियर रेसिडेंसेस मैंने आवास निवास, रिसाइड्स बनता है, रिसाइड मैंने रहना बसना, रिसाइड माने रहना बसना, रिसाइड रिसाइडेड रिसाइडेड, रेसिडेंसी निवास स्थान, रेसिडेंस में निवास स्थान। लेट्स सी अगेन, दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वर डिक्रीज, व्हेन जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा घोषित किया गया था, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप दियर रूट्स, सैकड़ों हजारों लोगों को अपने घर द्वार छोड़ने पड़े थे। एंड चेंज दियर रेसिडेंसेज, और अपना निवास बदलना पड़ा था। इन दैट टाइम, उस समय 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया ड्राइवन बाई द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटिसिज्म, धार्मिक उन्माद से डर से, रिलीजियस फैंटिसिज्म माने धार्मिक उन्माद, धार्मिक कट्टरता, धर्म के नाम पर हिंसा के से डर करके। 9 मिलियन पीपल, 9 मिलियन पीपल, लगभग 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान को छोड़ दिया। एंड केम टू इंडिया, भारत को आ गए थे। ड्राइवन बाई द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटिसिज्म, धार्मिक कट्टरता से, अर्थात धार्मिक कट्टरता के डर से जो है वो पाकिस्तान छोड़ दिया और भारत आ गए थे, भारत में बसने के लिए आ गए थे। बिकॉज देवर मर्डर्ड देयर, वहाँ मारे जा रहे थे, वहाँ उनको हत्या की जा रही थी, भगाए जा रहे थे। देवर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विद, वो बहुत गरीब बेचारे थे लोग थे और उन्हें पुनः अपनी ज़िंदगी शुरू करनी थी, स्टार्ट विद शुरू करनी थी। देवर पुअरर एज दे बिगैन दियर लॉन्ग ट्रिप, और जब अपनी लंबी यात्रा पर निकले, अर्थात घर द्वार छोड़ के भागे वहाँ से, वह और गरीब होते गए। देवर पुअरर, वह और अधिक गरीब होते गए। एज दे बिगैन दियर लॉन्ग ट्रिप, जब लंबी यात्रा उन्होंने प्रारंभ किया। ट्रिप माने यात्रा, लॉन्ग लंबी यात्रा। फार आल दे, क्योंकि पैदल भागना पड़ा, कोई साधन नहीं था। फार आल दे कुड कैरी वाज ए बिट ऑफ फूड, केवल थोड़ा सा सामान, भोजन का सामान लेकर चल सकते थे। एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, और थोड़ा सामान, बिलोंगिंग सामान होता, गुड्स। फार आल दे कुड कैरी वाज बिट ऑफ फूड, केवल थोड़ा सा भोजन और अपना थोड़ा सा सामान लेकर उन्हें भागना पड़ा। सून देवर आउट ऑफ फूड, जल्दी उनका भोजन खत्म हो गया, रास्ते में पैदल भागना पड़ा उनको लेकर के, अपने खाना पानी थोड़ा सा और कपड़े जो भी समेट पाए। सून देवर आउट ऑफ फूड, जल्दी ही उनका भोजन समाप्त हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, अपना रवाना हुए उसके कुछ ही दिन बाद, ए फ्यू डेज में कुछ दिन बाद, आफ्टर देर स्टार्ट, जब वहाँ से भागे स्टार्ट हुए रवाना हुए तो कुछ ही दिनों बाद जो है उनका भोजन खत्म हो गया, समाप्त हो गया। दे बिगैन टू फॉल बाई द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, तो भूखों मरने लगे। दे बिगैन टू फॉल, गिरने लगे, बाय द वे साइड में, रास्ते में, फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी से। बिकॉज दे बिकेम वीक, बिकॉज दे डू नॉट फाइंड फूड इन द वे, जब भोजन समाप्त हो गया, उनको भोजन रास्ते में नहीं मिलता था, तो भूख की कमजोरी से वे रास्ते में गिरने लगे, भूख से गिरने लगे। एंड डाइड, और मर जाते थे, गिर जाते थे वहीं और रास्ते मर जाते थे। वेयर दे फेल, जहाँ पर वे गिरते थे वहीं पुनः वे उठ नहीं पाते थे कमजोरी से और वहीं भूख से मर जाते थे। ऐसी कंडीशन थी उस समय जब हमारा देश का बंटवारा हो रहा था। The children selling baskets were sons and daughters of these refugees. The writer says here, these children who were selling baskets, जो बच्चे टोकरी बेच रहे थे ये उन्हीं शरणार्थियों के बच्चे थे। The children selling baskets were sons and daughters of these refugees. वे जो शरणार्थी आए थे इन्हीं शरणार्थियों से ये पुत्र और पुत्रियाँ थी जो टोकरी बेच रहे थे। They वे are their पेरेंट्स आर रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज़, वे उनके माता पिता या उनके रिलेटिव्स रिश्तेदार हैड गैदर्ड में इकट्ठा हो गए थे। इन द सिटीज़ मैंने शहरों में, सेटिंग अप स्टॉल्स,
और अपनी छोटी छोटी दीवार, अपनी छोटी छोटी स्टॉल लगा दिया था, स्टॉल लगा लिया था, छोटी छोटी दुकानें लगी, इस्लाम में दुकानें होती, छोटी छोटी दुकानें लगा लिया था, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, और साधारण वस्तुएं बनाना प्रारंभ कर दिया था। बिकॉज देयर वर नो होम्स इन इंडिया फॉर देम, उनके मकान नहीं थे जहाँ पर इकट्ठा होती, सड़कों किनारे में अपने दुकानें लगे, वहीं झोपड़ी बना लिए और रहने लगे। दे आर देयर पेरेंट्स आर हैड गैदर्ड इन द सिटीज़, वह उनके माता पिता या उनके रिश्तेदार जो है शहरों में इकट्ठा हो गए, रोड के किनारे जो है अपनी झोपड़ी बना लिया, अपनी दुकानें लगा लिया, और उन दुकानों में जो है सिंपल आर्टिकल्स से बेचने लगी। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग ए मार्केट्स, और ऐसी मार्केट में जो है ट्राइंग टू मेक ए लिविंग, जीविका कमाने का प्रयास कर रहे थे। लिविंग माने जीविका, ट्राइंग टू मेक ए लिविंग, जीविका कमाने का प्रयास कर रहे थे। इन मार्केट, ऐसी मार्केट में ऑलरेडी पहले से ही, ऐसी मार्केट जो पहले से ही ओवर क्राउडेड में भीड़ वाली थी, ऐसी मार्केट में वे भोजन जीविका कमाने का प्रयास कर रहे थे दुकान लगा करके, जो पहले से ही जहाँ पर भीड़ लगे था, जहाँ पर देयर आर मेनी शॉप्स एंड स्टॉल्स, उन जगहों पर, उन सड़कों पर जहाँ पर पहले से तमाम दुकानें होती, बड़ी बड़ी दुकानें होती थी, उसमें वे अपनी जीविका कमाने का प्रयास कर रहे थे। क्राउडेड माने भीड़ से भरी हुई। दे लिव्ड इन क्लॉथ ग्रास शेड्स दियर दैट लाइन द स्ट्रीट्स, दे लिव्ड, वह रहते थे, इन क्लॉथ्स माने क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स, कपड़े और घास से बनी हुई झोपड़ी में रहते थे। दैट लाइन द स्ट्रीट्स, जो गलियों के किनारे लाइन में बने होते थे, अर्थात वो सड़कों गलियों किनारे जो है अपनी झोपड़ियाँ बना ली। झोपड़ी किसकी थी? कपड़े अर्थात तंबू और घास की होती थी। द पीपुल, द रिफ्यूजी पीपुल गैदर्ड इन द सिटीज एंड दे मेड देयर शेड्स इन द स्ट्रीट्स अक्रॉस द स्ट्रीट्स एंड रोड्स विद द क्लॉथ एंड ग्रास। द पीजेंट्स among these refugees had been accustomed to little or they lived for the annual income of an agricultural family does not and the average exceed or $100 a year. देखिए, द पीजेंट्स माने किसान, कुछ किसान बन गए इसमें कुछ खेती करने लगे, दूसरी ज़मीन नहीं होगी। पीजेंट्स माने किसान, फार्मर्स। एमंग दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों में से कुछ किसान बन गए। हैड बीन एक्स्टम्ड टू लिटिल ऑल देयर लिव्ड फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली डज नॉट एंड द एवरेज सीड $100 ईयर। प्लीज ये देखिए, बड़ा इट इज ए बिग सेंटेंस है। कुछ इसमें शरणार्थी में पीजेंट्स बन गए और उन्हें आदी होना पड़ा। हैड बीन एक्स्टम्ड टू लिटिल, अपने सब आवश्यकताएं सीमित करनी पड़ी देयर लिव, जीविका की। फॉर द एनुअल इनकम माने वार्षिक इनकम पे, ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, क्योंकि एक खेती वाला परिवार था, किसान परिवार बना। डज नॉट ऑन द एवरेज एक्सीड $100 ईयर, एक साल में $100 भी नहीं कमा पाता था। जो रिफ्यूजी किसान बन गए, उन्हें अपनी जीविका को बहुत साधारण करना पड़ा, क्योंकि उनकी इनकम बहुत कम थी। उनकी एवरेज इनकम जो होती थी उस साल में $100 भी नहीं होती थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरस मेक 30 सेंट्स ए डे, और जो औसत दर्जे का अकुशल लेबर होता था वो 30 सेंट्स ए डे और लेस दैन $2 वीक, केवल एक दिन में 30 सेंट कमाता था। सेंट डॉलर की इकाई है, एक दिन में 3 सेंट कमाता था, अर्थात जो है एक सप्ताह में $2 से भी कम कमाता था। उसकी इनकम जो है, जो कुछ मजदूर बन गए। There were some refugees who gathered around the city. Some became peasants and some became laborer. कुछ मजदूर बन गए और कुछ जो है किसान बन गए, कुछ अपना सामान बेचने लगे। तो द एवरेज अनस्किल्ड लेबर्स मेक 30 सेंट्स ए डे और लेस दैन $2 ए वीक, और उनकी जो इनकम होती थी, द एवरेज अनस्किल्ड लेबर, अकुशल लेबर की जो एवरेज इनकम होती थी वो 30 सेंट्स पर डे के हिसाब से, अर्थात एक सप्ताह में $2 भी से कम होती थी। देयर इज 1 मील ए डे, दे हैड टू लीड ए लाइफ आफ्टर ईटिंग 1 टाइम ऑनली, उन्हें एक बार भोजन करके ही अपनी जिंदगी व्यतीत करना पड़ता था। देयर इज 1 मील ए डे, भोजन केवल एक बार मिलता था उन्हें, इतना कम कमाते थे कि भोजन एक ही बार पाते थे। वे भोजन क्या खाते थे? एन ओनियन
एक प्याज व्यवस्था कर पाते थे, ए पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी टुकड़ा, ए बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरी दाल विद मिल्क, कभी कभी मिल्क मिल जाती थी, परहैप्स ए बिट ऑफ गोट चीज़, शायद कभी कभी जो है उनको बकरी के दूध से बनी हुई पनीर भी मिलती थी, क्योंकि बकरी पालते रहे होंगे जो है। तो इस प्रकार से देयर इज वन मील ए डे, द रिफ्यूजी हैड टू लीड दियर लाइफ आफ्टर ईटिंग ए वन मील ऑनली इन डे, एंड देयर वर ऑनली सिंपल थिंग्स इन देयर फूड एंड ओनियन, केवल बहुत साधारण चीज़ें होती थी, एक प्याज, एक पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी, एक कटोरी दाल, और कभी कभी मिल्क मिलता था, पर शायद जो है, पर शायद मिल्क और चीज़ जो है पनीर होती थी, ये गोट की दूध से बनती थी, दूध बकरी के दूध से बनाते थे। नो टी, देयर वर नो अवेलेबल टू टी फॉर हिम, उनके लिए कोई चाय व्यवस्था नहीं थी। नो टी, नो काफ़ी, कोई उनको चाय नहीं मिलती थी, कोई काफ़ी नहीं मिलती थी। नो टी, नो काफ़ी, नो फैट, कोई फैट नहीं मिलता था, नो स्वीट्स, कोई मिठाई नो मीट, कभी मांस गोश्त नहीं मिलता था। अर्थात दियर एनुअल इनकम, दियर पर डे इनकम वाज सो लेस दैट दे वर नॉट एबल टू मेक अरेंजमेंट्स ऑफ टी, कॉफ़ी, फैट, स्वीट्स एंड मीट, उनकी इनकम कम होती थी कि वो इन चीज़ों की व्यवस्था नहीं कर पाते थे। $100 ए ईयर इज नॉट $2 ए वीक, क्योंकि साल में उनकी कमाई $1 ही होती थी, अर्थात $2 भी सप्ताह में नहीं होती थी। अगर $2 भी होती तो सप्ताह में, साल में 52 कितने सप्ताह होते हैं, तो $108 ज़्यादा हो जाती इनकम, लेकिन वे सप्ताह में, साल में $100 भी नहीं कमाते थे, अर्थात उनकी सप्ताह में इनकम $2 से भी कम होती थी। एट इवन दैट स्मॉल अमाउंट, एट इवन, और यहाँ तक कि इस छोटी से अमाउंट को, एट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाई सेलिंग बास्केट्स, और अर्थात $2 भी कमाना इन टोकरियों को बेच करके उनके लिए बहुत कठिन हो जाता था। एंड इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाई सेलिंग बास्केट्स टू पीपुल, उन लोगों के लिए, टू पुअर टू बाई देम, जो उतने ही गरीब होते थे उनको खरीदने के लिए, अर्थात जो वहाँ लोग रहते थे भारत के वह भी गरीब थे उस समय जो है, तो उन टोकरियों खरीदते भी नहीं थे। बिकॉज दे वर आल्सो पुअर, द पीपल हु बाट द बास्केट्स ऑफ देम, जो उनकी टोकरी खरीदते वह भी गरीब होते थे, इसलिए जो है उनके लिए $2 कमाना भी बहुत कठिन काम था। दैट नो डाउट, इसीलिए कोई संदेह नहीं, दैट नो डाउट इज द रीजन, यही एक कारण था। द राइटर सेज हियर दैट वाज वन रीजन, दीज लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चे, डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट, मेरे ऊपर, मेरे चारों ओर टिड्डियों जैसे टूट पड़े। डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट, लोकस्ट टिड्डियाँ होता, टिड्डी दल होते हैं, हिमालय पर्वत से निकलते कभी कभी और फसल खा जाते हैं। तो द राइटर कंपेयर्ड हियर द रिफ्यूजी चिल्ड्रन विद द लोकस्ट, लेखक जो है यहाँ पर रिफ्यूजी चिल्ड्रन की तुलना लोकस्ट से करता है, कि जिस प्रकार से लोकस्ट टिड्डियाँ घेर लेती हैं किसी आदमी की फसल को या किसी पेड़ पौधे को, उसी प्रकार से इन बच्चों ने हमको चारों ओर से घेर लिया था। आई एन अमेरिकन, क्योंकि मैं एक अमेरिका का निवासी था। द रिफ्यूजी सा दैट ये फॉरेन मैन कम हियर, क्योंकि उन्होंने देखा कि विदेशी आदमी यहाँ गया। was doubtless the most promising market they had seen, मैं एक अमेरिका का निवासी था और उन्होंने जब देखा तो निसंदेह उन्होंने समझा कि मैं बहुत अच्छी मार्केट हो सकता था। मोस्ट प्रॉमिजिंग मार्केट, मैं ऐसी मार्केट में जो कि उनका सामान जरूर खरीद लूँगा। दे हैड सीन, ऐसा उन्होंने समझा था, ऐसा उन्होंने देखा था। अर्थात उन बच्चों ने देखा कि अमेरिका के एक निवासी आदमी आया है, भारत को आया है और ये धनी आदमी है और वो काफ़ी सामान उसका खरीद सकता है। इसलिए द चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड हिम, बच्चे उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए थे कि उन्होंने सोचा कि द राइटर हु वाज अमेरिकन ही कैन बाई मैनी थिंग्स ऑफ द चिल्ड्रन, क्योंकि वो उन बच्चों का बहुत सामान खरीद सकता था। द राइटर डिस्क्राइब्स इन दिस पैराग्राफ दैट आई बॉट वन टाइनी बास्केट फॉर ए फ्यू एनास, मैंने एक छोटी सी टोकरी कुछ आने में खरीद लिया। आना पहले चलता था, आना 6 आने का 1 पैसा होता था, 6 पैसे का 1 आना होता था और 16 आने का 1 रुपया माना जाता था। तो वही एनाज लिखा है ANNAS, 6
पैसे इक्वल टू 1 आना, 6 पैसे को से 1 आना होता था, अर्थात 6 पैसे का 1 आना बनता था, 16 आने का 1 रुपया माना जाता था। आज से 30-40 साल पहले तक चला है ये। आई बाट 1 टाइनी बास्केट फॉर ए फ्यू एनास, मैंने कुछ आने से एक छोटी सी टोकरी खरीद लिया। द राइटर सेज दैट ही बाट 1 स्मॉल बास्केट आफ्टर गिविंग पेमेंट ऑनली फ्यू एनास, केवल कुछ आना दे करके उसने छोटी सी टोकरी खरीद लिया। एनादर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर, थोड़ा सा अधिक दे करके एक फल रखने की टोकरी खरीद लिया। ए बिट मोर में थोड़ा सा, अर्थात फ्यू एनास से थोड़ा अधिक दे करके एक फल रखने की टोकरी खरीद लिया। फ्रूट बास्केट, फल रखने की टोकरी खरीद लिया। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रुपी, एंड आफ्टर दैट द राइटर आल्सो बॉट ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट आफ्टर पेइंग 1 रुपी ऑनली, केवल 1 रुपया दे करके एक और सुंदर वेस्ट पेपर बास्केट अर्थात कूड़ा करकट रखने की टोकरी खरीद लिया। इस प्रकार से उसने 3 टोकरी खरीदी। द राइटर बॉट 3 बास्केट्स, 1 स्मॉल बास्केट, 1 फ्रूट बास्केट एंड ए अदर वेस्ट पेपर बास्केट। अ लवली सीविंग बास्केट फॉर रुपी, चौथी बास्केट जो खरीदी उसने सीविंग बास्केट, सिलाई का सामान रखने की खरीदी। फॉर रुपी मन 1 रुपये कीमत की। ए लवली मन सुंदर। अ लवली सेविंग बास्केट फॉर रुपी, 1 रुपये में और एक जो है टोकरी खरीदी जो सिलाई सामान रखने की थी। ए फ्यू फैंस फॉर एन आना आर 2 ए पीस, 1 या 2 आना दे करके कुछ पंखे खरीद लिए। फ्यू फैंस माने कुछ पंखे, फॉर एन आना आर 2, 1 या 2 आना दे करके उसने कुछ पंखे भी खरीद लिए। इन दिस वे ही बॉट ऑलमोस्ट 4 बास्केट्स एंड फ्यू फैंस, उसने इस प्रकार से 4 टोकरी खरीदी और कुछ पंखे खरीदे। फैंस, फैंस मीन यहाँ हैंड फैंस है। फैंस दैट आर ओवन विद हैंड्स, हाथ से बने हुए, हाथ से बुने हुए फैंस थे। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरी बाहें भर गई थी। लेखक कहता है उसकी बाहें भर गई थी, अर्थात दोनों हाथ भर गए थे। एंड आई हैड स्पेंट नॉट 50 सेंट्स, उसने अभी 50 सेंट्स भी नहीं खर्च किया था। केवल 50 सेंट्स खर्च करने पर ही उसके हाथ दोनों भर गए थे, बाहें भर गई थी। द चिल्ड्रन पास्ट इन, बच्चे गुजरते गए, निकलते गए, आते गए। शाउटिंग दियर वेड्स, अपनी वेड्स के बारे में चिल्ला रहे थे, अपने सामान को लेकर के चिल्ला रहे थे कि सामान ले लीजिए, मेरी टोकरी ले लीजिए, मेरी ये ले लीजिए। वेड्स में सामान, बेचने का सामान। आई वाज ए प्रिजनर, मैं कैदी बना हुआ था। सराउंडेड विद द रिफ्यूजी चिल्ड्रन, द राइटर सेज ही वाज लाइक ए प्रिजनर, वो एक कैदी के समान था। प्रिजन में जेल होता, प्रिजन में कैदी। लेखक कहता है कि वो बच्चों से घिरा हुआ एक कैदी के समान था। सराउंडेड विद द रिफ्यूजी चिल्ड्रन ही वाज लाइक ए प्रिजनर, कंप्लीटली सराउंडेड, द राइटर वाज कंप्लीटली सराउंडेड बाय द रिफ्यूजी चिल्ड्रन, उन छोटे बच्चों से, उन रिफ्यूजी चिल्ड्रन से, शरणार्थ बच्चों से घिरा हुआ एक जो है चारों घिरा हुआ था, एक प्रिजनर के समान था। अनएबल टू मूव, वो मूव नहीं कर सकता था, वो इधर उधर बढ़ नहीं सकता था। बिकॉज देयर वर मेनी चिल्ड्रन अराउंड हिम, क्योंकि उसके चारों बहुत से बच्चे थे। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वाज ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। इन दैट टाइम, उसी समय द राइटर सा, लेखक ने देखा, देयर वाज ए गर्ल, एक लड़की थी। द गर्ल वाज मोस्ट डिलीजेंट, द गर्ल लुक्स वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत परिश्रमी लड़की लग रही थी। अग्रेसिव, अर्थात बहुत जोर दे करके जो है अपने सामान को बेच रही थी, अपना सामान खरीदने के लिए बहुत जोर दे रही थी। अग्रेसिव वेंडर, वेंडर माने बेचने वाला, अग्रेसिव माने बहुत जोर देना, अपने सामान को बेचने में बहुत जोर दे रही थी। वाज ब्यूटीफुल गर्ल, शी वाज द ब्यूटीफुल गर्ल एंड हर एज वाज 9 years ओल्ड, उसकी उम्र 9 साल थी। एंड शी वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द राइटर, और वो लेखक के ठीक सामने खड़ी हुई थी। द राइटर सेज दैट ही सा ए ब्यूटीफुल गर्ल बिफोर हिम, उसने अपने सामने एक सुंदर लड़की देखी। हर एज वाज 9 years ओल्ड,
वो उसकी उम्र 9 साल थी। एंड शी लुक्स वेरी हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट हार्ड वर्किंग, यू शुड एक्सप्लेन लाइक दिस, आपको एक्सप्लेन कहना है। देयर वॉज ए गर्ल इन फ्रंट ऑफ द राइटर, हर एज was 9 years old and she looks so hard working, वो परिश्रमी दिखाई पड़ रही थी। एंड she was वेरी मच अग्रेसिव वेंडर, बहुत जोर देकर सामान बेचने वाली थी। एंड शी was स्टैंडिंग, वो खड़ी थी इन फ्रंट ऑफ द राइटर, लेखक के ठीक सामने खड़ी थी। शी हैड ए लवली बास्केट विद हैंडल, उसके पास एक सुंदर टोकरी थी, लवली में सुंदर प्यारी टोकरी थी। विद हैंडल, जिसमें हैंडल लगी हुई थी, अर्थात उसकी टोकरी इतनी अच्छी थी कि उसमें हैंडल भी लगी हुई थी। शी हैड ए लवली बास्केट विद हैंडल, द राइटर सेज हियर दैट द गर्ल हैड ए लवली बास्केट विद हैंडल, उस लड़की के पास जो है एक सुंदर टोकरी थी हैंडल वाली। एंड शी वांटेड ए रुपी एंड ए हाफ फॉर इट, और वो इसके 1 रुपया और आधा रुपया चाहती थी, अर्थात वो इसकी कीमत 1.5 रुपये मांग रही थी। शी वाज आस्किंग फॉर हाफ एंड 1 रुपी फॉर इट्स प्राइस, इसकी कीमत 1.5 रुपये मांग रही थी, आर अबाउट 30 सेंट्स, एंड 1.5 रुपी इक्वल टू 30 सेंट्स, 1.5 रुपये बराबर 30 सेंट होते, अर्थात 20 सेंट जो उस समय होते थे वो 1 रुपये बराबर होते थे, अर्थात $1 5 रुपये बराबर था। $1 उस समय जो है 5 रुपये, क्योंकि 100 सेंट्स इक्वल टू $1, 100 सेंट का $1 होता है, इसलिए यहाँ 30 सेंट्स जो है 1.5 रुपये थी, अर्थात 20 सेंट्स इक्वल टू 1 रुपी दैट टाइम, उस समय 20 सेंट्स 1 रुपये बराबर होता था। द प्राइस ऑफ द बास्केट ऑफ द गर्ल शी डिमांडेड हाफ एंड 1 रुपी, आधा और 1 रुपया चाहती थी, अर्थात इट इज इक्वल टू 30 सेंट्स, इसका ये लगभग 30 सेंट बराबर होते थे। शी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, शी वाज प्लीडिंग अर्नेस्टली, वो गंभीरता पूर्वक बहुत जोर देकर निवेदन कर रही थी। शी वाज अर्नेस्ट प्लीडर में शी वाज प्लीडिंग, शी वाज रिक्वेस्टिंग अर्नेस्टली, वो जोर देकर निवेदन कर रही थी टू बाई हर बास्केट, उसकी अपनी टोकरी खरीदने के लिए वो जोर देकर निवेदन कर रही थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। इट्स मीन शी वाज वीपिंग, द गर्ल वाज वीपिंग बिकॉज देयर वर टीयर्स इन हर आइज, लड़की रो रही थी क्योंकि उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड, वो निवेदन करती थी, प्लीड निवेदन करना, रिक्वेस्ट, अर्नेस्टली बहुत जोरों से निवेदन करना। एंड बेग्ड इन टोन्स, वो निवेदन करती थी, जोर देकर कहती थी ऐसी आवाज़ में, टोन्स में, ऐसी आवाज़ में, दैट वुड रिंग एनी हार्ट, जो किसी के दिल को पिघला सकती थी। उसकी आवाज़ को सुन करके, उसकी निवेदन को सुनकर किसी का दिल पिघल सकता था। रिंग एनी हार्ट, दिल पिघलना अर्थात दया आना। आफ्टर सीइंग द कंडीशन ऑफ द गर्ल, एनी बडी कैन रिंग हिज हार्ट, किसी का दिल पिघल सकता था, अर्थात उसके प्रति दया पैदा हो सकती थी। माई आर्म्स वर फुल, मेरी बाहें भरी हुई थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, द राइटर सेज दैट व्हाट ही डज, ये डिस्क्राइब इन दिस पैराग्राफ, क्या करता है आगे वो इस पैराग्राफ में वर्णन किया है। माई आर्म्स वर फुल, मेरी बाहें भरी हुई थी। आई हैड नो रूम, रूम मान प्लेस, मेरे पास कोई स्थान नहीं था, रूम मान प्लेस या स्थान, रूम कमरा होता है लेकिन यहाँ प्लेस स्थान से तात्पर्य है। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई स्थान नहीं था रखने के लिए। लेट एलन एनी नीड, कोई दूसरी आवश्यकता भी नहीं थी, किसी सामान की आवश्यकता भी नहीं थी। द राइटर सेज हियर दैट हिज आर्म्स वर फुल एंड ही हैड नो प्लेस टू पुट एनी अदर गुड्स, दूसरा सामान रखने जगह नहीं थी। लेट एलन एनी नीड, ही डिड नॉट नीडेड टू, उसको कोई ही डिड नॉट नीड टू, उसको कोई आवश्यकता भी नहीं थी। फॉर अनदर बास्केट, दूसरी टोकरी की उसको कोई आवश्यकता भी नहीं थी। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, बैलेंसिंग मैंने साधते हुए, माई बास्केट में अपनी टोकरियों को, एंड फैंस में पंखों को, इन माई लेफ्ट आर्म अपने बाएं बाँह पर, अपने बाईं बाँह पर सभी टोकरियों और पंखों को साधते हुए आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट,
मैंने अपने हाथ को दाहिने कोट की पॉकेट को तक पहुंचाया। बिकॉज द बोथ हैंड्स वर फुल द राइटर, लेखक के दोनों हाथ भरे हुए थे। सो ही फ्रीड वन राइट हैंड आफ्टर पुटिंग ऑल द बास्केट एंड फैंस इन हर लेफ्ट आर्म। अपने बाहें बाह पर अपनी सभी टोकरी और फैंस को रखते हुए अपना दाहिना हाथ फ्री किया। एंड आई रीच्ड इनटू माय राइट कोट पॉकेट एंड ही पुट हिज राइट हैंड इनटू हिज राइट कोट पॉकेट एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज। और मुट्ठी भर रेजकारी सिक्के निकाले। हैंडफुल ऑफ चेंज, गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, मुट्ठी भर रेजकारी सिक्के निकाले। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, शायद वो 15 सेंट रहे होंगे। 15 सेंट मतलब हो गया 15 सेंट रहे होंगे, आधे रुपये से ज़्यादा हुआ 15 सेंट। नाउ 15 पैसे 75 पैसे, तो परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, 15 सेंट रहे होंगे। उसने अपने दाहिने हाथ से दाहिने कोट की दाहिनी जेब से निकाले। व्हिच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट, जिसको मैंने रख दिया, डिपॉजिट कर दिया, डिपॉजिट में रख दिया। इन द बास्केट में, उस टोकरी में। दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जो वो लड़की, छोटी लड़की जो है निवेदन पूर्वक मेरे सामने किए हुई थी। व्हिच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली, निवेदन पूर्वक बिफोर मी, मेरे सामने। लेखक कहता है कि मैंने 15 सेंट सिक्के निकाले और मैंने उस टोकरी में रख दिया जो वो छोटी लड़की निवेदन पूर्वक लेखक के सामने किए हुई थी, लेखक के सामने रखी हुई थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, लेखक ने समझाने का प्रयास किया। एक्सप्लेन में समझाना, बताने का प्रयास किया। दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, कि वो टोकरी नहीं खरीद सकता था। कुड मैंने सकता था, नॉट बाई में खरीदना, द बास्केट वो टोकरी नहीं खरीद सकता, मैं टोकरी नहीं खरीद सकता था। बट एक्सटेंडेड द ग्रेच्युटी एज ए सब्स्टिट्यूट, बल्कि उसके विकल्प के रूप में, दान के रूप में पैसे दे रहा हूँ। बट एक्सटेंडेड में दिया, द ग्रेच्युटी मैंने दान के रूप में, एज ए सब्स्टिट्यूट में विकल्प, अर्थात खरीदने के विकल्प क्या था यहाँ पर, पैसे फ्री में दे दें। तो उस विकल्प के रूप में लेखक कह रहा है कि मैंने उसको खरीदने के बजाय मैंने दान के रूप में फ्री में पैसे दे दिया उसको, 15 सेंट्स। द राइटर सेज हियर that when he was unable to buy her baskets, he put his right hand into the right coat pocket and took out 15 cents, and he had given the girl in his basket. Instead of buying the basket, he wanted to explain that he was unable to buy basket, but in a substitute he was giving the money as a gratuity to her, वो दान के रूप में फ्री में उसको पैसे दे रहा है। I tried to explain that I could not buy the basket by extending the gratuity as a substitute, मैं उसने समझाने प्रयास किया कि मैं टोकरी खरीद नहीं सकता हूँ, बल्कि उसके विकल्प में जो है या उसके बजाय जो है मैं दान के रूप में इतने पैसे दे रहा हूँ। I realized at once what offense I had given, लेखक ने एहसास किया, मैंने एहसास किया, तुरंत, व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, मैंने क्या अपराध किया उसके प्रति जो है। लेखक को स्वयं अपनी गलती का तुरंत एहसास हो गया। द राइटर रियलाइज्ड व्हाट मिस्टेक्स ही हैड डन, कौन सी उसने गलती किया उसको तुरंत एहसास हो गया। आई रियलाइज एट वंस, तुरंत, रियलाइज मैंने एहसास हुआ। ऑफेंस मैंने अपराध होता है या गलती होती है। आई हैड गिवन मैंने किया था। लेखक कहता है कि मैंने कौन सा अपराध किया, मुझे तुरंत एहसास हो गया। दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये 9 साल की बच्ची, ड्रेस्ड इन रैग्स, जो चिथड़े पहने हुई थी, रैग्स में चिथड़े, फटे पुराने कपड़े पहने हुई थी। एंड ऑन दी एज ऑफ स्टारवेशन, भूखमरी की कगार पर थी, भूखमरी की कगार पर थी, मानो भूखों मर रही थी। स्टार में भूखों मरना, स्टारवेशन में भूखमरी, अर्थात शी वॉज सो वीक दैट शी वॉज अबाउट टू डाई, वो इतनी कमज़ोर थी, मानो उसके बहुत कमज़ोर थी कि मरने की कगार पर है। रेज्ड हर चिन, उसने अपना चिन माने टुड्डी,
उठाया अर्थात सिर उठाया, रीच्ड इनटू द बास्केट, अपने बास्केट में हाथ पहुंचाया, एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी, और एक महिला की सम्मान और गर्व के साथ जो है, हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने मुझे मेरा पैसा वापस कर दिया। हैंडेड द मनी बैक टू मी, मुझे उसने मेरा पैसा वापस कर दिया जो मैंने दान के रूप में टोकरी में डाले थे। उसको उसने स्वीकार नहीं किया बल्कि उसको ले करके और मुझे सम्मान के साथ, अपने गर्व स्वाभिमान के साथ जो है मुझे पैसे वापस कर दिया। प्लीज सी अगेन, दिस चाइल्ड ऑफ 9, लेखक यहाँ कहता है कि बच्ची जो केवल 9 साल की थी, ड्रेस्ड इन रेग्स, जो केवल चिथड़े कपड़े पहने हुई थी। द राइटर सेज हियर डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द गर्ल हियर, लेखक यहाँ पर गर्ल की कंडीशन का वर्णन कर रहा है। सी वाज ओनली 9 years old, वो केवल 9 साल की थी, एंड सी वाज वियरिंग ओनली रेग्स टॉर्न क्लॉथ्स, वो केवल फटे पुराने कपड़े पहने हुई थी, एंड सी लुक्स लाइक ये एज ऑफ स्टारवेशन, वो भूखमरी के कार पर दिखाई पड़ती थी। बट सी रेज्ड हर चिन विद हर प्राइड, अपने गर्व के साथ अपने सिर उठाया, अपनी टुड्डी उठाई, रीच्ड इनटू द बास्केट, पुट हर हैंड इनटू हर बास्केट, एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियस, ने अपने सम्मान और गर्व के साथ जो है, कैसा गर्व, मानो एक महिला बन गई। सी वाज नॉट नाउ, ये 9 years old, वो केवल 9 साल लड़की नहीं थी, अब एक महिला का स्वाभिमान जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से उसने जो स्वाभिमान और सम्मान के साथ जो है उसने मुझे पैसा वापस कर दिया। हैंडेड द मनी बैक टू मी, पैसा लेखक को वापस कर दिया। देयर वाज ओनली वन थिंग आई कुड डू, लेखक कहता है अब मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था एक ही काम करने के अलावा। देयर वाज ओनली वन थिंग आई कुड डू, एक काम करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प, एक चीज़ करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। आई बॉट द बास्केट, द राइटर बॉट द बास्केट ऑफ द गर्ल, लेखक ने उस लड़की की टोकरी को खरीद लिया। सी वाइप्ड हर आइज व्हेन द राइटर बॉट द बास्केट, जब लेखक ने टोकरी खरीद लिया, सी बिकेम हैप्पी, वो प्रसन्न हो गई। सी वाज नाउ वीपिंग, इससे पहले वो रो रही थी। सी वाज वाइप्ड हर आइज, इसलिए उसने अपने आंसू पोंछे। वाइप माने पोंछना, वाइपर बनता पोंछने वाला होता है, पोंछा लगाने वाला, वाइपर। सी वाइप्ड हर आइज, उसने अपने आंसू पोंछे। स्माइल्ड, बिगैन टू स्माइल, मुस्कुराने लगी, वो मुस्कुराई, अर्थात उसका दुख दूर हो गया। सी बिकेम हैप्पी एंड सी वाज वीपिंग टिल नाउ बट सी वाइप्ड हर आइज टीयर्स, स्माइल्ड, बिगैन टू स्माइल एंड डैश डाउन द प्लेटफार्म, प्लेटफार्म से नीचे कूद गई, प्लेटफार्म से नीचे जंप कर गई, डैश डाउन जंप करके कूद गई। हेडेड फॉर सम ग्रास, और उधर चली गई, हेडेड फॉर चली गई, सम ग्रास हट, झोपड़ी बनी हुई घास झोपड़ी की ओर चली गई। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 cents दैट नाइट। द राइटर गेस्ट हियर, जब वो चली गई, इधर चली गई, अपनी घास की झोपड़ी की ओर चली गई। द राइटर गेस्ट, लेखक अनुमान लगाता है, दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 cents दैट नाइट, कि उस रात कम से कम 30 cents तो उसने कमा ही लिया होगा। सी दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 cents, कम से कम, एटलीस्ट में कम से कम 30 cents दैट नाइट, उस रात को जो है उसने 30 cents कमा ही लिया होगा। इन दिस वे द राइटर हैड डिस्क्राइब्ड द कंडीशन and of the girl and what he feels about the girl's self-respect and graciousness pride. The writer described in this paragraph. लेखक ने उसकी स्थिति वर्णन किया है कि कैसी कंडीशन थी उसकी जो है। सी वाज वीपिंग, वो रो रही थी। बट सी बिकेम हैप्पी व्हेन द राइटर बॉट द बास्केट, लेकिन वो प्रसन्न हो गए जब लेखक ने टोकरी खरीद लिया। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने ये कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री से बताई। आई टोल्ड दिस स्टोरी वंस व्हेन द राइटर मेट द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेखक मिला था, उसने उसकी बच्ची की कहानी सुनाई, कहानी बताई। एंड आई टोल्ड हिम इट वाज वन रीजन, और लेखक ने यह भी बताया प्राइम मिनिस्टर से, पंडित जवाहरलाल नेहरू से, कि यही एक कारण था। आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, मैं भारत से प्रेम करता हूँ।
यही कारण था कि मैं भारत से प्रेम करता हूँ, भारत की संस्कृति से, भारत के बच्चों से, भारत के लोगों से प्रेम करता हूँ। द राइटर सेज हियर दैट व्हेन ही मेट द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ही टोल्ड द स्टोरी ऑफ दैट गर्ल। मैंने उस लड़की की कहानी बताई पंडित जवाहरलाल नेहरू को। एंड ही आल्सो टोल्ड, और उसने ये भी बताया कि दैट वाज वन रीजन द राइटर बिगैन टू लव टू इंडिया। लेखक जो है भारत से प्रेम करने लगा। द राइटर इन द लास्ट एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ, अंतिम स्टेंजा में, अंतिम पैराग्राफ में लेखक कहता है द पीपुल आई सा इन इंडिया ही हैज़ गिवन हिज व्यू, अपना विचार व्यक्त कर रहा है। द पीपुल आई सा इन इंडिया, भारत में मैं जिन लोगों से मिला, जिन लोगों को देखा, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, चाहे वे गांव के रहने वाले हों, चाहे वे बड़े बड़े पदों पर हों, है बोध प्राइड, दोनों में स्वाभिमान होता है, एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी, शिष्टता की और नागरिकता की जीवंत भावना होती है, एक प्रभावपूर्ण भावना होती है। लेखक कहता है अंतिम इस पैराग्राफ में कि द पीपुल आई सा इन इंडिया, मैं भारत में जिन लोगों से मिला, दोज इन द विलेज, चाहे वो गांव के रहने वाले हों, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, चाहे उच्च पद पर रहे हों, है बोध प्राइड, चाहे गरीब से गरीब आदमी, उच्च से उच्च पद पर बैठा हुआ आदमी, दोनों के पास स्वाभिमान होता है, एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी, उसके पास शिष्टाचार होता है, नागरिकता और शिष्टाचार की जीवंत भावना होती, प्रभावपूर्ण भावना होती है। दे आल्सो हैव पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उन सब में, अर्थात चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति होगा भारत का, उसमें स्वतंत्रता की तीव्र भावना पाई जाती है। दे आल्सो हैव पैशन, पैशन में स्ट्रांग डिजायर, तीव्र भावना होती है, तीव्र भावना में प्रेम हो सकता है, तीव्र प्रेम हो सकता है, क्रोध गुस्सा भी वो माना जाता है पैशन। पैशंस आर ग्रीड, लालच भी होता है, एंगर भी होता है, और ग्रेट लव भी होता है, महान प्रेम भी होता है, फॉर इंडिपेंडेंस। द राइटर सेज हियर दैट द पीपुल ऑफ इंडिया दो आइदर दे लिव इन विलेज आर इन द हाई पोस्ट, चाहे लोग गांव में गरीब परिवार के रहे हों या धनी परिवार के अर्थात कुछ पदों पर हों, सब में जो है स्वतंत्रता की तीव्र भावना पाई जाती है। दे वांट टू लीड ये इंडिपेंडेंट लाइफ, भारत के लोग एक स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। दे वुड रेदर डाई टू बेग, वे भीख मांगने की अपेक्षा मरना पसंद करेंगे। द राइटर वांट टू सी हियर, लेखक यह कहना चाहता है बिकॉज द पीपुल ऑफ इंडिया हैज ग्रेट पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, ग्रेट डिजायर फॉर टू बी फ्री, क्योंकि लोगों में स्वतंत्रता तीव्र भावना होती है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये एक सुंदर बच्ची लड़की, बॉर्न इन स्क्वालर में डर्टी कंडीशन, जो बहुत गंदी दशा में पैदा हुई थी, बॉर्न इन स्क्वालर, बहुत गंदी दशा में पैदा हुई थी। ये सुंदर बच्ची या सुंदर लड़की जो कि बहुत डर्टी कंडीशन होता है, बॉर्न जो बहुत खराब दशा में पैदा हुई थी, एक पुअर फैमिली में पैदा हुई थी, गरीब परिवार में पैदा हुई थी, एंड पॉवर्टी, गरीबी में पैदा हुई थी। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर, जो ग्रामर में भी अनएजुकेटेड थी, अर्थात किसी ग्रामर का ज्ञान नहीं था, किसी भाषा ज्ञान नहीं था, एंड मैनर्स माने कोई उसको तरीके नहीं सिखाए गए थे। हैड गिवन मी ए ग्लाइम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, हमको दिया था उसने, ग्लिम्स माने झलक होता है, वार्म सोल ऑफ इंडिया में भारत के लोगों के अंदर की भावना, अर्थात भारत के लोगों की फीलिंग को हमको एक झलक दिखला दिया था। द राइटर सेज इन द लास्ट लाइन्स दैट the beautiful child, the beautiful girl who was only 9 years old and she was born in dirty condition and poverty, she belonged to the poorest family, वो एक सबसे गरीब परिवार संबंधित थी, and she was uneducated, she had no knowledge of any language, any grammar, उसको and any manners, उसको किसी शिष्टाचार का ज्ञान नहीं दिया गया था, किसी ग्रामर का ज्ञान नहीं दिया गया था, और हर तरीके से अशिक्षित थी। But she has given the writer that what was in the mind of the people,
व्हाट वाज द फीलिंग्स ऑफ द पीपुल, भारत के लोगों के अंदर क्या पाया जाता, कैसी भावना पाई जाती है, उसकी एक झलक दिखला दिया था। ही हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ दी वन सोल ऑफ इंडिया, मतलब भारत के लोगों की अंदर की भावना की एक झलक दिखला दिया था। वन सोल ऑफ इंडिया भारत के लोगों के अंदर की भावना से तात्पर्य है हैड गिवन मी ग्लिम्स ऑफ दी वन सोल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के अंदर की एक भावना, उनके मन में जो होता है उसकी एक झलक दिखला दिया था। आई स्टॉप हियर। इस प्रकार से आप इसको अध्ययन करेंगे, मीनिंग तैयार करेंगे पहले, फिर इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। पहले हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, उसी को ट्रांसलेट कर देंगे, छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे, स्मॉल सेंटेंस, यू शुड मेक स्मॉल सेंटेंस टू एक्सप्लेन इट। आफ्टर दैट यू शुड ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश टू राइट एन एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए इस प्रकार से आपको लिखना है। पहले आप मीनिंग तैयार करेंगे लेसन की, फिर जो है इसको आप ट्रांसलेशन तैयार करेंगे, और ट्रांसलेशन करने के बाद छोटे छोटे वाक्य बनाना सीखिए, तभी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में ट्रांसलेशन नहीं आता है। देयर इज ओनली आस्क्ड एक्सप्लेनेशन, उसमें केवल एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। इस प्रकार से तैयार कीजिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए, ताकि जो कुछ भी जो है मेरे द्वारा पोस्ट किया जाए आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।